ससुराल 1 हीटर 5। कड़ाके की ठंड में रजनी अपने घर के बाहर आग जलाकर बैठी थी। तभी दूध लेने जा रही पड़ोसन शांति हैरानी से रजनी को देखते हुए कहती है, अरे रजनी, इतने जाड़े में बाहर क्यों बैठी है तू? अरे ठंड से बचने के लिए ही तो आग जलाकर बैठी हूँ। आजा तू भी बैठ जा। हाय हाय हाय, तेरे घर में हीटर अंगीठी नहीं है क्या? हीटर? अरे 5 हीटर है मेरे घर में। रुक अभी दिखाती हूँ। रजनी घर के अंदर जाती है। कुछ देर बाद जब घर से जोर जोर से लड़ने की आवाज आने लगती है तभी शांति भागती हुई अंदर पहुंचती है। मैं अपना हीटर बिल्कुल नहीं देने वाली, कह देती हूँ। मुझसे भी कोई उम्मीद मत लगा के रखिएगा माँ जी। मेरी तरफ तो देखिए भी मत माँ जी, मेरे हीटर का खटारा हालत आपसे चुपी नहीं है। ये भगवान, क्या फायदा एक ही घर में 5 हीटर होने का। सुना आपने, एक ही घर में 5 हीटर। लेकिन 5 हीटर होने के बाद भी रजनी के घर में आखिर ये कैसा कलेश हो रहा है, जानने के लिए आइए चलते हैं कुछ समय पीछे। बहू, जरा कड़क चाय पिला दे, सर्दी के मारे शरीर में कपकपी सी हो रही है। माँ जी, अभी 10 मिनट पहले ही तो प्राची ने चाय बना कर दी थी आपको। और वैसे भी जब से ठंड हुई है आपने तो कहीं आना जाना ही बंद कर दिया है। अरे तो इस ठंड में कहाँ मरने के लिए जाऊं मैं? लगता है तुम बहुओं से ये सास शांति से बैठी देखी नहीं जा रही है। शांति से बैठो तब ना। क्या क्या बोली बहू? माँ जी, दीदी सही तो कह रही हैं। अगर ठंड में आप ऐसे ही घर में बैठी रहो ना तो आपके हाथ पैर अकड़ जाएंगे। माँ जी, आपको नहीं जाना बाहर तो कोई नहीं, घर में एक हीटर ही ले आओ, कुछ तो राहत मिलेगी ठंड से। ये तो तू सही कह रही है बहू। और हीटर से याद आया कि हीटर है तो सही घर में। रुक, मैंने कहीं तो रखा है। तभी रजनी स्टोर रूम में जाती है और एक पुराना हीटर लेकर आती है। हीटर देखकर पांचों बहुओं के चेहरे पर चमक आ जाती है। लेकिन जैसे ही हीटर प्लग में लगाकर ऑन करते हैं तो हीटर नहीं चलता। माँ जी, ये कौन से जमाने का हीटर है, चल ही नहीं रहा। अरे थोड़ा पुराना है, मुझे लगता है रखे रखे खराब हो गया है। लाइए माँ जी, मैं देखती हूँ क्या गड़बड़ है इसमें। राखी उस पुराने हीटर को अच्छे से साफ कर ठीक करके ऑन करती है। हीटर की गर्म हवा से सभी को बहुत राहत मिलती है। अब रजनी को जब भी ठंड लगती तो वो हीटर चला लिया करती, लेकिन वहीं उसकी बहुएं कोई भी काम करके आती तो हीटर ऑन करके बैठ जाया करती। एक रोज शाम के समय सभी बैठकर चाय पी रही होती हैं, तभी हीटर की गर्माहट लेने के लिए पांचों बहुएं हीटर को बार बार अपनी तरफ करती रहती हैं। अरे थोड़ी हवा मुझे भी लेने दो दीदी, थोड़ा सब्र करो, मैं अभी बर्तन धोकर आई हूँ, हाथ सुन्न पड़ गए हैं मेरे। अरे इस एक हीटर ने की जान लोगी क्या तुम पांचों? कब से इधर उधर नचाए जा रही हो? ला, इसे इधर रख दे और जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो। पांचों मुंह बनाकर रसोई में चली जाती हैं और गुस्से में कहती हैं, सारी सर्दी तो माँ जी के लिए, हम तो जैसे लोहे के बने हैं, हमें तो ठंड लगती ही नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं, हीटर के लिए माँ जी से लड़ने तो नहीं बैठ जाएंगे ना। यही तो दिक्कत है, लेकिन माँ जी का ये बर्ताव ठीक नहीं है। मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। कनिका अपने कमरे में जाकर सीधे अपने मायके फोन घुमा देती है। क्या बताऊं माँ, यहाँ ठंड के मारे हाथ पैर सूज गए। अच्छा, आप कल मिलने आ रही है मुझसे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा माँ, मेरा एक काम करना। कनिका अपनी माँ से बातों में लग जाती है। अगले दिन शाम के समय कनिका का भाई उससे मिलने के लिए आता है। अरे बेटा, बड़े दिनों पर आया है अपनी बहन की खोज खबर लेने। अरे ये क्या लेकर आया है? हाँ भाई, ये क्या लेकर आए हो तुम? ये हीटर है। माँ ने कहा है कि बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते, और फिर सर्दी भी हो रही है तो ये हीटर काम आएगा दीदी के। देखा माँ जी, मेरी माँ को मेरी कितनी फिक्र है। हाँ हाँ, मैंने देख लिया। अब इस हीटर को निहारना बंद करके अपने भाई की खातिरदारी कर ले। इस तरह कनिका अपने मायके से अपने लिए हीटर मंगवा लेती है और उसे अपने कमरे में ही चलाया करती। अपनी बाकी बहुओं के पास हीटर न होने का दुख रजनी से देखा नहीं जाता, तो वो चारों बहुओं को बुलाकर कहती है, अब कनिका बहू के पास तो अपना हीटर है, लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसे ठंड में ठिठुरता देखूं इतनी निर्दयी नहीं हूँ। इसलिए अब ये हीटर तुम चारों बारी बारी इस्तेमाल कर लेना। अपनी सास की बात मानकर कुछ दिन तो चारों बारी बारी से हीटर का इस्तेमाल करती, लेकिन एक रोज हीटर फिर खराब हो जाने पर राखी उसे ठीक करके अपने ही कमरे में रख लेती है। अब तो बड़ी दीदी ने भी हीटर अपने कमरे में रखना शुरू कर दिया। हाँ, तो चलकर माँ जी को बताते हैं। उससे क्या होगा? मैं तो कहती हूँ जैसे इन दोनों ने अपने हीटर का जुगाड़ कर लिया, अब हम तीनों को भी अपने हीटर का जुगाड़ कर लेना चाहिए। प्राची की बात सुनकर सौम्या और रीना भी सोच में पड़ जाती हैं और अगले कुछ दिनों में ही प्राची अपने मोहल्ले की लॉटरी में हीटर जीत जाती है। तो वहीं रीना अपने पति से जिद करवाकर हीटर मंगवाती है। तो इधर सौम्या भी अपने कुछ बचाए हुए पैसों से किश्तों पर सस्ता हीटर ले आती है। अब घर में 5 हीटर होने की बात जब रजनी को पता चलती है तो वो सभी को सुनाते हुए कहती है,
मैं पूछती हूँ कि एक घर में 5 हीटर का क्या काम है? माँ जी, हाँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि अब हीटर को लेकर लड़ाई तो नहीं होगी। अरे तुम्हारी लड़ाई जाए गैया के खेत में। इन हीटरों के कारण घर का बिजली बिल जो बढ़कर आएगा वो क्या तुम्हारे मायके वाले भरेंगे? माँ जी, आप ना फालतू ही चिंता कर रही हो, हीटर से इतना बिल नहीं आएगा। रजनी की बहुएं उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपने हिसाब से हीटर का इस्तेमाल करती हैं और ज्यादातर अपने कमरों में ही हीटर की गर्माहट में रहा करती, जिससे घर के काम समय पर न होने से पांचों में नोक झोंक हुआ करती। मैंने सुबह के बर्तन धो दिए थे, शाम के बर्तन तो कनिका दीदी करती है ना। अब तू मुझे बताएगी मेरा काम? देखो, ठंड सबके लिए है, इसलिए अपना अपना काम समय से करो तो दिक्कत किस बात की है? हरी नास पिटियों, कुछ देर की शांति तो रखो। हर वक्त खिटपिट चालू रहती है। एक रोज ठंडी हवाएं चलने के कारण रजनी को बहुत कपकपी होने लगती है और वो अपने बेटों के ऑफिस जाने के बाद बाहर आग जलाकर बैठ जाती है। तभी दूध लेने जा रही पड़ोसन शांति हैरानी से रजनी को देखते हुए कहती है, अरे रजनी, इतने जाड़े में बाहर क्यों बैठी है तू? अरे ठंड से बचने के लिए ही तो आग जलाकर बैठी हूँ। आजा, बैठ जा तू भी। हाय हाय, तेरे घर में हीटर अंगीठी नहीं है क्या? हीटर? अरे 5 हीटर है मेरे घर में, रुक अभी दिखाती हूँ। रजनी घर के अंदर जाती है। कुछ देर बाद घर से जोर जोर से लड़ने की आवाज आने लगती है। तभी शांति भागती हुई अंदर पहुंचती है। मैं अपना हीटर बिल्कुल नहीं देने वाली, कह देती हूँ। मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा माँ जी। मेरी तरफ तो देखिए भी मत माँ जी, मेरे हीटर का खटारा हालत आपसे छुपी नहीं है। ये भगवान, क्या फायदा एक ही घर में 5 हीटर होने का। अब मैं समझी रजनी की तू बाहर आग जला कर क्यों बैठी थी। खैर, आगे नहीं बोलूंगी वरना तेरे घर में विवाद हो जाएगा। शांति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अब 1 महीने बाद जब बिजली का बिल आता है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, 15,000 का बिजली बिल, ये कैसे आ गया? इतना बिल तो पहले कभी नहीं आया। सब तुम्हारी पत्नियों के हीटरों का कमाल है। क्यों बहुओं, क्या कहा था तुमने कि हीटर से इतना बिल नहीं आता? तो ये बिल क्या पड़ोसी के घर का है? अरे मेरी बातों से नहीं, लेकिन ये बिल देखकर तो सुधर जाओ। लेकिन बहुएं कहां अपनी सास की बात मानने वाली थी। वो सभी हीटर का इस्तेमाल जारी रखती हैं। कुछ दिनों बाद अचानक ही घर की बत्ती गुल हो जाती है और बिजली विभाग से एक आदमी रजनी को नोटिस थमाते हुए कहता है, बिजली बिल न भरने के कारण आपके घर की बिजली काट दी गई है, ये लीजिए नोटिस। बिजली कटवा कर पड़ गया तुम पांचों को चैन। हीटर के चक्कर में बिजली का मीटर ही बंद करवा दिया। माँ जी, आप सही कह रही हैं। आज सभी पड़ोसियों के सामने हमारी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। हाँ माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम अलग अलग हीटर नहीं इस्तेमाल करेंगे, वादा करते हैं। बिजली कट जाने के बाद से सभी बहुएं अब अपने अपने हीटर को स्टोर रूम में रख देती हैं और पहले की तरह ही बिना लड़ाई किए एक ही हीटर का इस्तेमाल करती हैं। आज हमारे बच्चों की जो हालत है ना, उन सब की जिम्मेदार आप लोग हैं। माँ शिल्पा, शालू और खुशबू के साथ साथ पूनम और निशा भी तो आपकी बहुएं हैं। अब उनके साथ भला ऐसे कैसे कर सकती हैं? हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो हम आपसे सारे रिश्ते नाते हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देंगे। और माँ, आप तो भूल ही जाना कि आपके नरेश और दुर्गेश नाम के कोई बेटे भी थे। आखिरकार सुनीता, शालू, शिल्पा और खुशबू ने ऐसा क्या किया था जो आज पूनम और निशा के बच्चों की जान पर बात बनाई थी? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। शिल्पा, शालू, खुशबू बहू, मैंने तुम तीनों के लिए देसी घी के ये गोंद के लड्डू बनाए हैं। इसे खाने से होने वाला बच्चा बहुत तंदुरुस्त पैदा होता है और माँ की सेहत भी बनी रहती है। अब तुम तीनों को दिन में 2 बार ये लड्डू और साथ में 1-1 गिलास केसर का दूध पीना है। इन लड्डुओं में से तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो लड्डू को आराम से अपने कमरे में बैठकर खाऊंगी। तुम तीनों अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए लड्डू और दूध लेकर वहीं आती हूँ। सुनीता अपनी तीनों गर्भवती बहू शिल्पा, शालू और खुशबू को उनके कमरे में ले जाकर गर्मा गर्म दूध, गुड़ के लड्डू और काजू बादाम देती है। जहां एक तरफ सुनीता की तीनों 6 महीने की गर्भवती बहुएं अपने कमरे में बैठकर हीटर के सामने लड्डू और बादाम खा रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ सुनीता की 2 बहुएं पूनम और निशा इस कड़कड़ाती ठंड में अपनी कोख में 8 महीने का बच्चा लेकर आंगन में कपड़े धो रही होती हैं। पूनम, आज तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है ना। देखो ना, आज तो सूरज भी नहीं निकला है और तो और कितना कोहरा भी हो रहा है। मैं तो जल्दी से काम खत्म करके रजाई में जाकर सो जाऊंगी। क्या ही फायदा उस रजाई को ओढ़ने का। देखा नहीं तुमने वो रजाई कितनी जगह से फटी हुई है। माँ जी ने हमें न जाने कितने सालों पुरानी रजाई निकाल कर दी है। चूहे ने उसे कई जगह से कुतरा हुआ है, उसमें क्या ही वो हवा रुकेगी। माँ जी का तो प्यार बस अपनी उन तीनों बहू पर निकलता है। हम गरीब लोगों के लिए तो उनके दिल में रत्ती भर भी प्यार नहीं है। ऊपर से हमारे पति भी यहाँ नहीं रहते।
पूनम ठंड से कांपते हुए जल्दी से सारे काम खत्म करती है और कमरे में जाकर अपनी फटी हुई रजाई को कुछ कपड़ों की मदद से सिलने लगती है। थोड़ी बहुत रजाई ठीक कर दी है, चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। पूनम निशा रजाई ओढ़कर आराम कर ही रही होती हैं कि तभी वहां तीनों अमीर बहुएं आती हैं और उन दोनों गरीब बहुओं पर जानबूझकर ठंडा पानी डाल देती हैं, जिससे वो दोनों घबरा कर उठती हैं और साथ ही साथ उनकी रजाई भी पूरी तरह से गीली हो जाती है। ये तुम तीनों ने क्या किया? हमारे पास एक ही रजाई थी और उसे भी तुम दोनों ने जला दिया। अब हम रात को क्या ओढ़ेंगे? क्या तुम दोनों को याद नहीं है कि ये हमारा फ्रूट्स खाने का टाइम हो गया है? कौन लेकर आएगा हमारे लिए फ्रूट्स? माँ जी ने तुम्हें क्या कहा था, तुम भूल गई? उन्होंने तुम दोनों को इस घर में इसलिए रखा है ताकि तुम हमारी सेवा कर सको, ना कि इस रजाई में पड़े पड़े दिन में आराम करो। अब जाओ और हमारे लिए फ्रूट्स लेकर आओ। जहाँ ये तीनों अमीर बहुएं दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आई थीं, वहीं ये दोनों गरीब बहुएं कुछ नहीं लेकर आई, जिसके चलते सुनीता हमेशा अमीर गरीब बहुओं में बहुत भेदभाव करती है। यहाँ तक कि 8 महीने की गर्भवती अपनी दोनों गरीब बहुओं की सेवा करने की बजाय सुनीता दिन रात अपने तीनों अमीर गर्भवती बहू की सेवा करती है। जहाँ इन तीनों के पास ओढ़ने के लिए मखमल की गर्म रजाई थी, वहीं उन दोनों गरीब लोगों के पास ओढ़ने के लिए एक फटी रजाई, लेकिन इसे भी ये तीनों गिला करके खराब कर देती हैं। अब हम क्या करें? उन तीनों ने हमारी रजाई गीली कर दी और ना जाने कब बाहर धूप निकलेगी। बिना रजाई के तो हम लोग सो भी नहीं पाएंगे। मुझे तो हमसे ज्यादा हमारे होने वाले बच्चों की फिक्र है। आज तो हम माँ जी से नई रजाई के लिए बात करके ही रहेंगे। माँ जी, हमारे पास तो पहले से ही काफी अच्छी क्वालिटी की रजाई थी, तो आप हमारे लिए ये मखमल की रजाई क्यों लेकर आई हो? इसे तोड़ने के बाद तो हम हीटर चलाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई ऐसी वैसी मखमल की रजाई नहीं है। ये मखमल की रजाई मैंने तुम्हारे लिए कश्मीर से मंगवाई है। पता है, एक रजाई की कीमत पूरे 15,000 है। अब क्या मैं अपनी बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकती? वैसे भी तुम तीनों पेट से हो, इस वक्त जितना अपने ख्याल रखोगे उतना अच्छा होगा। जहां सुनीता अपनी 3 अमीर बहुओं के लिए कश्मीर से महंगी रजाई मंगवाती है, वहीं दोनों गरीब बहुओं के लिए एक चादर तक नहीं लाती है। निशा और पूनम हाथों में फल लिए दरवाजे पर खड़ी होती हैं और अपनी सास की बात सुनकर कमरे में आती हैं। माँ जी, ठंड काफी बढ़ चुकी है, अब उस रजाई में हमारा गुजारा नहीं होता। आप हमारे लिए भी एक नई रजाई ले आइए ना। ऐसे न सही, लेकिन एक नॉर्मल सी रजाई ही ले आइए। हम भी तो पेट से हैं, ये तीनों तो फिर भी 6 महीने के पेट से हैं, लेकिन हमारी तो कुछ हफ्तों में डिलीवरी भी होने वाली है। इतना ही रजाई ओढ़ने का शौक है तो अपने माँ बाप से कहकर मंगवा लो। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं मैं जो तुम दोनों पर खर्च करूं। माँ जी ने क्या कहा तुम दोनों से? अब हमारी फ्रूट इधर रखो और हमारे कमरे से निकल जाओ। तुम्हारी शक्ल देखकर तो हमारा मूड खराब हो जाता है। दोनों गरीब बहू अपने कमरे में आती हैं। गीली रजाई होने की वजह से पतली सी चादर ओढ़कर ही सारी रात ठंड से कपकपाती हैं। अगले दिन हल्की हल्की धूप निकलता देख दोनों बहुएं अपनी गीली रजाई को छत पर ले जाती हैं। अब बस इस धूप में जैसे तैसे कर हमारी ये रजाई सूख जाए। कल रात तो हमने बिना रजाई के गुजार ली, लेकिन आज की रात नहीं गुजर पाएगी। इस धूप में खड़े होकर भी मुझे अभी भी हल्की हल्की ठंड लग रही है। हे भगवान, प्लीज थोड़ी धूप तेज कर दो। कुछ घंटे काफी अच्छी और कड़क धूप निकलती है, जिसके चलते निशा और पूनम की रजाई हल्की हल्की सूख जाती है और तकरीबन 1 हफ्ते के लंबे समय के बाद उन दोनों बहुओं की रजाई अब पूरी तरह से सूख चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आज तो कितनी अच्छी धूप निकली है। मैं तो कह रही हूँ हमारी ये मखमल की रजाई को ले जाकर हम लोग छत पर डाल देते हैं। धूप लगने की वजह से थोड़ी गर्म भी हो जाएगी। धूप तो सच में निकली काफी अच्छी है। चलो रजाई लेकर छत पे चलते हैं। एक एक कर तीनों बहुएं रजाई को छत पर ले जाती हैं और उन्हें धूप में रख सीधा नीचे आ जाती हैं कि तभी थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश होती है, जिससे वो तीनों की रजाई भीग जाती है और अब उन तीनों अमीर बहुओं के पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता। हम क्या करें? हमारी रजाई तो बारिश में भीग गई और जो हम पहले रजाई ओढ़ते थे उसे भी हमने गरीबों में दान कर दी। अब हमारे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। रजाई ओढ़े बिना तो मैं रात में सो भी नहीं पाऊंगी। मुझे तो अभी से ही ठंड भी लग रही है। हम क्या करें? खुशबू, शालू और शिल्पा की बात सुन पूनम निशा को उन तीनों की काफी फिक्र सताने लगती है, जिसके चलते वो अपनी रजाई ले जाकर उन दोनों को दे देती हैं। हमारी रजाई अच्छे से सूख चुकी है, अगर तुम तीनों चाहो तो इसे ओढ़ लो। हमारे पास रजाई नहीं है, इसलिए हम तुम गरीब की रजाई को ले रहे हैं, वरना हम तो इसे छुए तक नहीं। तीनों अमीर बहुएं दोनों गरीब बहुओं से उनकी रजाई को लेकर अपने कमरे में आ जाती हैं और 2 रजाई को मिलाकर आराम से सो जाती हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक तीनों अमीर बहुएं उन दोनों गरीब बहुओं की रजाई में आराम से सोती हैं और बेचारी दोनों गरीब बहुएं ठंड से कपकपाती हैं। समय गुजरता है और उन दोनों की डिलीवरी का समय आ जाता है, जिसके चलते दोनों अस्पताल में भर्ती होती हैं। वहीं उन दोनों के पति भी अब काम से वापस घर आ जाते हैं और आज पूरा परिवार अस्पताल में होता है।
पूनम और निशा की डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन बिना रजाई की वजह से जो ठंड होने लगती थी वो उनके बच्चों के सीने पर बैठ जाती है और दोनों बच्चे पैदा होते ही एडमिट हो जाते हैं। दोनों बच्चों को निमोनिया हो गया है, ठंड उनके सीने पर बैठ गई है। लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पर उनकी माँ का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया है। आप बच्चों के आगे के ट्रीटमेंट के लिए इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम भी मर जाएंगे। ये सब सिर्फ आपकी माँ और उन तीनों की वजह से हुआ है। हमने हमेशा इनका भला चाहा, लेकिन आज इनकी वजह से हमारी क्या हालत हो गई है, हमारे बच्चों की भी। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप लोग हमारी पत्नियों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। माँ, मुझे शर्म आती है खुद को अपना बेटा कहते हुए। एक माँ होकर आप दूसरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? दुर्गेश और नरेश की ऐसी बातें सुनकर सुनीता को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दोनों मासूम बच्चों की ऐसी हालत देख अमीर बहू को भी अपनी पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोच पछतावा होता है। इतनी पागल थी मैं जो अमीर और गरीब के चलते अपने ही वंश के चिराग की जान खतरे में डाल बैठी। बहू तो फिक्र मत कर, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाऊंगी, लेकिन तुम दोनों के बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। पूनम, हमें माफ कर दो, सबसे बड़ी गलती तो हमसे हुई है। तुम दोनों ने हमारी मदद करनी चाहिए और हम तीनों ने इसका फायदा उठाकर तुम्हें इतनी तकलीफ में डाल दिया। पूरा परिवार मिलकर निशा और पूनम के बच्चे की सलामती के लिए दुआ करता है। कई तरह की ट्रीटमेंट और दवाई के बाद आखिरकार पूनम और निशा के बच्चों की हालत में काफी सुधार आता है। वहीं अब तीनों अमीर बहू और सास मिलकर उन दोनों बच्चों और दोनों गरीब बहू का भी काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं और आखिरकार वो सब सुधर जाते हैं।